हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज प्रॉफिट मार्जिन। इट इज हाईली यूज्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जिससे कि पता चलता है कि कोई भी कंपनी कितना पैसा बना रहा है उसका बिजनेस से। अगर आपको कोई भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है उसका प्रोडक्ट के ऊपर निकालना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मानिए कि कंपनी का कोई इनिशियल कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्ट के लिए 100 रुपीज़, उसके ऊपर मार्जिन लगा रहा है 10%। उसके बाद उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 11.11 रुपी एंड उसका जो रेवेन्यू होगा वो होगा 111 रुपये 11 पैसे। प्रॉफिट मार्जिन 3 तरीके का होता है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और एक होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, उसको फॉलो कीजिए। दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कभी भी कोई कंपनी का एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं बताता है। एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से आपको रॉ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा खर्चा एसोसिएटेड होता है, जैसे कि स्टाफ का सैलरी हो गया, मेंटेनेंस हो गया और भी बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होता है। तो अगर वो सब चीज़ को अगर आप निकाल देंगे तो जो बचता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को एबिट भी बोला जाता है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कोई भी कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको निकालना है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, यह है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई रेवेन्यू। नाउ कमिंग टू नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है कि कोई भी कंपनी को चलाने के लिए जितना भी खर्चा होता है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, रेंटल, स्टाफ सैलरी, लेबर, टैक्सेस, सब कुछ को डिडक्ट करके ही नेट ऑपरेटिंग मार्जिन को प्रेजेंट किया जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो फॉर्मूला है दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 2 इज प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग सिग्निफाइज कोई भी प्रोमोटर उस कंपनी का कितना परसेंटेज वो ओन करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग सिग्निफाई करता है कि कोई भी कंपनी का प्रोमोटर उस कंपनी के ऊपर कितना बुलिश है, क्योंकि अगर कोई कंपनी का प्रोमोटर अपने कंपनी के ऊपर बुलिश होता है तब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर को उस कंपनी के ऊपर बुलिश होना चाहिए। ये एप्लीकेबल होता है स्मॉल और मिड कैप के लिए, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी छोटा होता है, मान लीजिए 100 करोड़ का है या फिर 1000 करोड़ का है, देन उस कंपनी का अगर प्रोमोटर है उसके ऊपर ज़्यादा स्टेक नहीं रखेगा और उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पर पैसा क्यों डालें। पर अगर ऐसा देखा जाए कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 50% या फिर 60% है और कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, देन इट इज़ ए पॉजिटिव साइन। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में आपको हमेशा देखना चाहिए कि प्रोमोटर का होल्डिंग घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम देखा गया है कि अगर उसका स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है या फिर कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन दैट सिनेरियो प्रोमोटर अपना होल्डिंग बढ़ा देते हैं। सो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि कंपनी का शायद आने वाला क्वार्टर या फिर आने वाला ईयर्स और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में क्या हो रहा है इसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होता है प्रोमोटर को। तो अगर कोई एक कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 40% या फिर 50% हो, देन आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई भी कंपनी का अपना ऑपरेशन, अपना मेंटेनेंस सब कुछ देने के बाद भी कितना पैसा बच रहा है, क्योंकि यही पैसा आगे जाके कंपनी को हेल्प करेगा। कोई भी कंपनी अगर पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, देन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं कर पाता है अपने आप को। कोई भी कंपनी को एक्सपेंशन के लिए लोन लेना ही पड़ता है। ये लोन दरअसल 2 टाइप का होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन इज गिवन आफ्टर टेकिंग द एसेट इनटू कंसिडरेशन। इसका बेनिफिट होता है कि लो इंटरेस्ट रेट होता है, इसका हाई बोरोइंग लिमिट होता है और जो रिपेमेंट टर्म है या फिर जो भी टाइम फ्रेम मिलता है ये बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा टाइप का जो लोन है इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। बेसिकली ये सिक्योर्ड लोन का पूरा ऑपोजिट है। इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा है, इसका जो पेमेंट साइकिल होता है ये बहुत छोटा होता है। तो अगर कोई कंपनी का अनसिक्योर्ड लोन अचानक बहुत बढ़ जाए या फिर कुछ एक साल से अगर वो लोग ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन ही ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा वाला नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है देन डेफिनेटली उस कंपनी को सिक्योर्ड लोन मिलना चाहिए, या फिर उनको अपना बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको एक्सपेंशन के काम में लगाना चाहिए। फिर भी अगर उनको नहीं हो रहा है ये सब क्राइटेरिया फुलफिल, तो ही वो लोग अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जाता है। तो कोई भी अनसिक्योर्ड लोन कोई भी अच्छा कंपनी के लिए भी खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी जैसा पास्ट में देखा गया है, वो लोग अनसिक्योर्ड लोन उठा चुके हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली चुका नहीं पाए, उसके बाद उनका जो बैलेंस शीट है पूरा बिगड़ गया है और कंपनी का जो शेयर वैल्यूएशन है वो भी बहुत नीचे आ जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डेटा डेज। इस पैरामीटर से आपको पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस अगर कोई भी सर्विस या फिर
प्रोडक्ट को बेचता है अपना कस्टमर को, उसका कितने दिन के बाद उनको पैसा मिलता है। इससे कोई एक बिजनेस का हालत कैसा है या फिर इसका प्रोडक्ट कैसा है आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर कोई एक बिजनेस का डे टू डेज अगर बहुत ज़्यादा होगा देन डेफिनेटली ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है। कोई भी अच्छा बिजनेस का डिविडेंड डेज कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। हर एक इंडस्ट्रीज का डिविडेंड डेज अलग अलग होता है। किसी का होता है 30 डेज, किसी का होता है 90 डेज, किसी का उससे ज़्यादा भी होता है। तो अगर कोई एक इंडस्ट्री का एक कंपनी का डिविडेंड डेज हो रहा है 30 डेज और एक कंपनी का हो रहा है 90 डेज या फिर 180 डेज, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट के लिए अगर उसका कस्टमर 30 डेज में पैसा रीपे कर रहा है और एक के लिए अगर 180 डेज में कर रहा है, तो इधर उसका प्रोडक्ट में उतना ग्रोथ नहीं है या फिर उसका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो आप अगर ऐसा कोई शेयर की तरफ जा रहे हो तो आप प्लीज़ कॉशियस हो जाइए, क्योंकि शायद ये शेयर उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा इन द कमिंग टाइम। अभी जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर आप कंपनी का सब कुछ देख रहे हो, मतलब बैलेंस शीट देख रहे हो, उसका और भी बहुत सारा चीज़ अगर आप देख रहे हो, बट अगर आप उसका जो बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं उन लोगों को नहीं देख रहे हो, तो आपका पूरा जो कैलकुलेशन है वो गलत भी जा सकता है। क्योंकि इंडिया में पहले बहुत सारा कंपनीज के साथ देखा गया है कि उसका बैलेंस शीट पूरा क्लीन करके दिया है उसका ऑडिटर ने। अगर आप कोई एक अच्छा कंपनी देख रहे हैं तो मेरा मानना है उस कंपनी का जो ऑडिटर है ये हर 3 या फिर 5 साल में एक बार चेंज होना ही चाहिए। क्योंकि अगर एक ऑडिटर पिछले आप 10 साल 15 साल से ऑडिट करते आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका अगर मैनेजमेंट लॉयल नहीं है तो वो लोग कहीं ना कहीं कुछ छुपा सकते हैं। उसके बाद उस कंपनी में जब डिजास्टर आता है तब उसको भोगना पड़ता है अपना शेयर होल्डर को और बाद में जाके उसका जो प्रोमोटर है उनको। तो पहले आप देख लीजिए कि ऑडिटर पिछले 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में कौन कौन थे, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका रेपुटेशन पहले क्या था और क्या वो प्रॉपरली ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि अगर ये पिछले 3-5 साल में चेंज हो रहा है और अगर कोई नया ऑडिट आ रहा है जिसके पास अच्छा खासा रिकॉग्निशन है एंड उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी उसका जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली आप उस कंपनी को सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, इस वीडियो को अपना फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक यू।